आज हमारे साथ मौजूद हैं दबंग किसान नेता रवि आजाद। हर किसान को चाहे गिरदावरी हो ना हो, चाहे किसी ने बीमा करवाया हो ना करवाया हो, हर किसान को मुआवजा मिलेगा, मिलेगा, पक्का मिलेगा। कि उनका काम तो परमानेंट झूठ बोलना है। उनके झूठ की अगर बात करें तो 1000 झूठ हम आपके कैमरे के सामने खोल सकते हैं और खोले भी हैं। बिल्कुल जेपी दलाल जी ने ये बात कही थी ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जिसका पंजीकरण नहीं होगा और क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जो नुकसान अपलोड नहीं करेगा उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। कि किसान की पहले तो फसल बर्बाद होगी, पहले जनवरी में पाला पड़ा, फिर जो है ओलावृष्टि और बारिश, और किसान पहले ही कर्जे से दबा पड़ा, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, किसान को इतनी जानकारी कहां, उसका फिर तुम मानसिक शोषण कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। 15 मई की डेडलाइन मुख्यमंत्री खट्टर ने दी, 15 मई की डेडलाइन दुष्यंत चौटाला ने दी और 15 मई की डेडलाइन जेपी दलाल ने दी, पूरी हरियाणा सरकार ने दी, लेकिन इनकी गिरदावरी पूरी नहीं हुई है, इनका काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये अपनी कही हुई बात से भागेंगे, छुपेंगे। पहलवानों ने जो है मदद मांगी थी हाथ जोड़ के खापों से कि खापे हमारे साथ आए और हमारी मदद करें। इसमें राकेश टिकैत का कहाँ कुछ लेना देना है ही नहीं। प्रधानी करेंगे तो खापे करेंगे, फैसला खापों ने लेना है। वो किस लिए आंदोलन में बीच में घुस के चौधर करते हैं? कौन सी खाप का? एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दीजिए किसी पहलवान का, एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दीजिए किसी खाप का, एक स्टेटमेंट मुझे किसी संगठन का दिखा दीजिए। वो लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के दलाल हैं और जो आरएसएस के एजेंडे पे काम करते हैं। आप भी तो खापों पे सवाल उठा रहे हैं, आप भी खापों पे सवाल नहीं, मैं तो आपको खापों पे सवाल कैसे उठा देंगे? खापे तो बात कहने वाले भी तो खापों के लोग हैं ना। इस चीज में टिकैत साहब पे हमला बोल करके अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। एक मिनट, इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। और भी सोशल मीडिया कोई बात नहीं, हरियाणा में वो पहलवानों से भी सबूत मांग रहे हैं। वो पहलवानों से भी जो कभी पहलवानों के साथ खड़े होते हैं, कभी पहलवानों से सबूत मांगते हैं। ये कुछ लोग हैं उठपुटांग, वो इस तरह की वाहियात और बकवास की बात करते हैं। किसान आंदोलन में अनेकों बार नेताओं द्वारा भी और आम लोगों द्वारा भी ये आरोप लगाए गए कि अगर पंजाब की जत्थेबंदियां नहीं होती तो किसान आंदोलन इतना लंबा टिक नहीं पाता। सिर्फ राकेश टिकैत के भरोसे ये आंदोलन चलने वाला था ये नहीं। अगर उनको कमान दी जाती, अकेले के हाथ में कमान होती, तो कहीं ना कहीं आंदोलन 1 महीने भी नहीं टिक पाता। टिकैत साहब वहां पर आए, बार बार आए, और जब तक जाएंगे टिकैत साहब और हम सब लोग जब तक जाएंगे, बार बार जाते रहेंगे जब तक पहलवान इस नस्ल की लड़ाई को जीत नहीं लेते। चाहे कोई आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर आकर के कोई कितना भी कीचड़ उछाले, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। आपने कहा, आपने रवि आजाद जी बात सुनिए रवि आजाद जी। विनेश फोगाट ने तो स्पष्ट कहा कि भाई नार्को टेस्ट करवा लो, जिसकी गलती निकले उसको फांसी की सजा दे दियो। पिछले दिनों बृजभूषण शरण सिंह कह भी रहा था कि मैंने इशारा कर दिया तो लाखों लोग जंतर मंतर पे पहुंच जाएंगे। उसको कहते हैं वो गोंडा का गुंडा है। हम तो आपके कैमरे के सामने बृजभूषण शरण सिंह को ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो अपने गोंडा में ही तय कर ले, तारीख जगह तय कर ले, समय बता देंगे वो कितना बड़ा गुंडा। अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया तो बताए सांसद बृजभूषण शरण सिंह। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे से अगवी सिद्धू के साथ एक बार फिर आज हमारे साथ मौजूद हैं दबंग किसान नेता रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष, और हर मुद्दे पर, हर गर्म मुद्दे पर अपने बेबाक राय रखते हैं, अपने बेबाक विचार प्रकट करते हैं और कहीं ना कहीं हर समस्या में कहीं ना कहीं आम जनता के साथ, किसानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मामला दोबारा से वही है, मुआवजे का, क्योंकि अब तक मुआवजे को लेकर कोई भी स्पष्ट चीज़ सामने नहीं आई है निकल के कि किसानों को मुआवजा मिलेगा। उसके बाद आज फिलहाल 1-2 रोज से देखी जा रही है किस प्रकार से मंडियों में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सरसों की खरीद को लेके। उसको लेकर ये क्या सोचते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। पहलवानों का बहुत बड़ा मुद्दा, नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मामला जो है चल रहा है लगातार 20 दिन से, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं उस चीज़ को लेके, क्योंकि खापों ने और किसानों ने समर्थन किया है पहलवानों का, काफ़ी समय पहले कर दिया था, 1 हफ्ते 10 दिन हो गए। तो उस चीज़ को लेकर सारी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका आगामी कदम उठाया जाएगा इनकी तरफ से, क्या कुछ इनका फैसला आया है अब तक, और क्या कुछ लगता है इनको कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो रवि आजाद जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम।
जी रवि आजाद जी, सबसे पहला मामला हरियाणा का ले लेते हैं क्योंकि किसान त्रस्त हैं। इससे पहले पिछली फसल पे देखा गया किस प्रकार पाले की मार पड़ी किसानों पर। उसके बाद अब की बार बेमौसमी बरसात की मार, ऊपर से ओलावृष्टि होगी, सब कुछ तबाह हो गया। हम सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बातचीत नहीं कर रहे बल्कि पूरे हरियाणा की बातचीत कर रहे हैं। आप हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, क्या कहेंगे? अब तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया इस चीज को लेके। गिरदावरी की बात करें, सरकार ने कहा था गिरदावरी करवा देंगे, जल्द हो जाएगी। उसको लेकर अब तक कोई क्लियर चीज सामने नहीं आई है कि गिरदावरी हो चुकी है या होने वाली है या हो गई, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। उसके बाद 15 मई डेडलाइन घोषित की गई थी कि 15 मई तक जो है मुआवजा मिल जाएगा, किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। क्या कहेंगे सभी चीजों को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखिए कॉटन 2022 यानी कि खरीफ की जो फसलें बर्बाद हुई थी, अब तक किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिला है। यानी कि बीमा क्लेम, जो बीमा कंपनियां हैं उनको तो सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन किसान को कोई अधिकार नहीं दिया। और जो डीसी 24 घंटे में किसी की जमीन को अक्वायर कर सकता है, उस डीसी की भी बीमा कंपनी के ऊपर कोई पावर नहीं है, वो लाचार नजर आता है। यानी कि 2022 का कॉटन क्लेम नहीं मिला। उसके बाद जो रबी की फसलें बर्बाद हुई, आप देखिए पूरे हरियाणा में पाला और बर्फ पड़ने से सरसों में नुकसान हुआ जनवरी में। बिल्कुल, उसकी वीडियो हमने दिखाई थी, आपके भिवानी जिले का चीज माहौल दिखाया था। लेकिन अब तक किसानों को कुछ नहीं मिला। और आपने उस समय कवर किया था कि पाले और बर्फ से जनवरी में 100%, बहुत सारी जगह पे 100% फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहा कि बीमा कंपनियों ने सर्वे कर लिया है, हमने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो मार्च में हुआ। कोई ऐसा जिला नहीं, 22 के 22 जिलों में नुकसान। रुक रुक के अनेकों बार बारिश हुई, रुक रुक के जो है बार बार ओलावृष्टि हुई, लगातार बारिश हुई। हरियाणा में ये लगा लीजिए आप, कहीं 60%, 70%, 80, 90 और 100% तक फसलें बर्बाद हुई। चाहे वो चरखी दादरी जिला हो, महेंद्रगढ़ जिला हो, रेवाड़ी जिला हो, हिसार के बहुत सारे हिस्सों में नुकसान हुआ, फतेहाबाद, सिरसा में नुकसान हुआ, यानी कि पूरे हरियाणा में नुकसान हुआ। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि हम 15 मई से मुआवजा बांटना शुरू कर देंगे। 1 एकड़ की हमारी जो मांग थी, चाहे वो सरसों का किसान हो, चाहे वो जौ का किसान हो, चाहे वो जो है आपका गेहूं का किसान हो, कि भाई कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को मुआवजा मिलेगा, तब जाकर के किसान बचेगा। लेकिन सरकार ने तय कर दिया कि हम तो 12,000 रुपए प्रति एकड़ आपको मुआवजा देंगे, यानी कि 50% से नीचे नुकसान होगा तो हम आपको 9,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे। 50 से लेके 75% तक नुकसान होगा तो हम आपको 12,000 रुपए दे देंगे। और 75 से 100% नुकसान होगा तो हम आपको 15,000 रुपए प्रति एकड़ दे देंगे। लेकिन अब तक मुझे नहीं लगता कि स्पेशल गिरदावरी सरकार की कहां पहुंची है, बीमा कंपनियों का और कृषि विभाग का सर्वे कहां तक पहुंचा है। और मुझे बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि इतना बड़ा नुकसान, कई सालों के ओलावृष्टि के और बारिश के रिकॉर्ड टूटे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको 15 मई को मुआवजा बांटना शुरू कर पाएगी। जी, अगले 1 महीना भी नहीं लगता। आपने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है कि मुआवजा मिलेगा किसानों को। जी, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, आपके गृह क्षेत्र है उनका, आप उनके गृह क्षेत्र से आते हैं। हमने उनसे बातचीत की शुरुआत में ही, जब ये सारी घटनाक्रम हुआ, बरसात के कारण जो फसलें खराब हुई, बर्बाद हुई, उन्होंने और निरीक्षण किया। उस समय बिल्कुल खेत खलियान के बीच हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा था कि हर किसान को, चाहे गिरदावरी हो ना हो, चाहे किसी ने बीमा करवाया हो ना करवाया हो, हर किसान को मुआवजा मिलेगा, मिलेगा, पक्का मिलेगा। बीमा कंपनियों से भी दिलवाएंगे, किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है जो किसान का मुआवजा रोक दे। तो क्या इतने बड़े पद पर वो बैठे हैं, कृषि मंत्री हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, उनका काम तो परमानेंट झूठ बोलना है। उनके झूठ की अगर बात करें तो 1000 झूठ हम आपके कैमरे के सामने खोल सकते हैं और खोले भी हैं। दुष्यंत चौटाला जी का काम
भी लगातार झूठ बोलना है। और छोड़िए, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री दबा करके झूठ बोलते हैं तो ये तो फिर उनसे बहुत नीचे हैं। आप इसको समझ लीजिए कि सरकार ने कहा कि हम 15 मई से मुआवजा बांटना शुरू कर देंगे, किसानों के खाते में पैसा डालना शुरू कर देंगे। उसके लिए हमने जल्दी गिरदावरी करवाने के लिए सहायक भी लगाए हैं, इस तरह की बात की गई। और उस समय आपको ध्यान होगा कि डीसी की रिपोर्ट, क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर किसान को अपने नुकसान का ब्यौरा देना पड़ेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है उसके ऊपर किसान की पूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद जब वो फसल की बिक्री करेगा मंडी में, वो सारे डाटा मिलान होंगे। लेकिन अब तक गिरदावरी का काम ही पूरा नहीं हुआ। खेत खाली हो गए, गिरदावरी पूरी नहीं हुई सरकार की। और जो बीमा कंपनियों का सर्वे है वो पूरा नहीं हुआ है। मुझे समझ में ये, और बिल्कुल जेपी दलाल जी ने ये बात कही थी ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जिसका पंजीकरण नहीं होगा और क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जो नुकसान अपलोड नहीं करेगा उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। और हमने भी ये बात उस समय कही थी कि किसान की पहले तो फसल बर्बाद होगी, पहले जनवरी में पाला पड़ा, फिर जो है ओलावृष्टि और बारिश, और किसान पहले ही कर्जे से दबा पड़ा। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कभी आपके सॉफ्टवेयर नहीं चलते, कभी आपके पोर्टल नहीं चलते। हमने कहा था ये तो पोर्टल की सरकार है, इंटरनेट तक नहीं चलते हैं। किसान को इतनी जानकारी कहाँ है कि वो जो है ये पोर्टल के ऊपर ये सारा पहले ही वो बर्बाद हो गया, उसका फिर तुम मानसिक शोषण कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो मैं तो आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं, 15 मई की डेडलाइन मुख्यमंत्री खट्टर ने दी, 15 मई की डेडलाइन दुष्यंत चौटाला ने दी, और 15 मई की डेडलाइन जेपी दलाल ने दी, पूरी हरियाणा सरकार ने दी। लेकिन इनकी गिरदावरी पूरी नहीं हुई है, इनका काम पूरा नहीं हुआ है। ये किसी भी कीमत के ऊपर, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, ये अपनी कही हुई बात से भागेंगे, छुपेंगे। ये पूरे हरियाणा से 15 मई से नहीं डाल पाएंगे। तो आपकी बात कर ले, आप किसान नेता हैं, आप किसान नेता, एक मिनट नहीं डाल पाएंगे। हमने सरकार को पहले कहा है कि 15 मई तुम्हारी डेडलाइन है। अगर 15 किसान के पास उसको जो है आत्महत्या के कगार पे खड़ा है, वो कर्जे नीचे दबा खड़ा है, किसान बर्बाद हो रहा है, अगर 15 मई से मुआवजा बंटना शुरू नहीं हुआ और बीमा कंपनियों ने किसान को क्लेम देना शुरू नहीं किया, तो फिर हम जो है आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, पूरे हरियाणा में आंदोलन करेंगे। ये हरियाणा की सरकार को हम खुली चेतावनी देना चाहते हैं। जी, ये तो मुआवजे की बात थी रवि आजाद जी। अभी फसल खरीद चल रही है उसकी बातचीत कर लेते हैं। पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा किस प्रकार मंडियों में लाइन लगी हुई है। कुछ जिलों में सरसों की खरीद शुरू की गई, वहां पर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक की लाइनें देखी गई है। किसानों का आपस में झगड़ा होता देखा गया है, जो कर्मचारी मंडियों में लगे हुए हैं उनके साथ किसानों का झगड़ा होता देखा गया है। तमाम खबरें 2 दिन से चल रही हैं, इस चीज को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपको ये जो आपने जिक्र किया गिरदावरी और मुआवजे का, उसके बाद हमने सरकार को समय समय पे हम चेताते रहते हैं। मैं जो एक चीज जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मुआवजे की जहां तक बात आई तो फसलें वैसे ही चौपट हो चुकी सारी। कुछ किसानों की, चंद किसानों की बची खुची फसलें थी, अब वो वहां पर लेके खड़े हैं, उनको दिन रात। हमने सरकार को कहा था कि भाई किसान की फसलें बर्बाद हुई है, आप किसान को कॉटन का बीज जो हो वो सब्सिडी के ऊपर उपलब्ध करवाओ। लेकिन सरकार और उन बीजों की बात कर रही है जिनकी बिजाई नहीं होती, कह रही है हम सब्सिडी दे रहे हैं। अब बात कर लो आप खरीद की, खरीद में भी किसान को खून के आंसू रुला दिया। गेहूं की खरीद लेट शुरू हुई, वो भी जब भारतीय किसान यूनियन सड़कों पे उतरी तब गेहूं की खरीद शुरू हुई। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, एमएसपी थी, है और रहेगी। बार बार मुख्यमंत्री खट्टर, बार बार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, पूरी सरकार बोलती है एमएसपी पर खरीद नहीं हुई, एक एक दाना खरीदेंगे। एमएसपी पे नहीं हुई, मैं वही कह रहा हूं, एक एक दाना खरीदेंगे, सरकार ने ये बात कही। आप ये देखिए, सरसों की खरीद इन्होंने 1 मई को बंद की, 1 मई को सरसों की खरीद बंद की। रोज मीडिया ने इनकी पोल खोली है, रोज पोल खोली है। पहली बात, सरसों की खरीद लेट शुरू हुई। जिन किसानों के पास अगेती सरसों थी, वो जब उनकी सरसों निकली वो मंडी में लेके आए, सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। उस समय अधिकारियों की मदद से, मैं तो ये कहूंगा बीजेपी और जेजेपी के व्यापारियों ने
1000 रुपए प्रति क्विंटल कम उनकी किसानों की सरसों खरीदी, क्योंकि किसान का ब्यूत नहीं है कि वो अपनी फसल को रोक सके। उसके बाद जो 75 सरसों थी वो जब निकली 20 दिन भी खरीद नहीं हुई, बार दाना नहीं था। उसके बाद में खराब मौसम के कारण मंडियां बंद रही, यानी कि 20 दिन भी खरीद नहीं हुई। और 20 दिन खरीद हुई उसमें ज्यादातर बीजेपी और जेजेपी के व्यापारियों की सरसों तली, जिन्होंने किसानों की सस्ती सरसों खरीदी थी वो सरसों मंडी में तुलवा दी गई, उसमें भी किसान का नंबर नहीं आया। और जब किसान मंडी की तरफ बढ़ने लगा तो सरकार ने खरीद बंद कर दी 1 मई को, जबकि 60% किसानों की सरसों मंडी में पहुंची नहीं थी। दूसरी बात, क्या 2 दिन में किसान अपनी सरसों बेच देगा? आप इस 2 दिन को तो 15 दिन करो और 6 जिलों की बजाय 22 जिले करो, क्योंकि हिसार के जिले के किसानों को भी अपनी सरसों बेचनी है। क्या सरकार फतेहाबाद के किसान को किसान नहीं मानती? क्या रोहतक वाले को किसान नहीं मानती? सिरसा वाले को नहीं मानती? मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने कहा एमएसपी पर खरीदी नहीं हुई किसानों की फसलों की, लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना 100वां कार्यक्रम किया मन की बात का, उसमें किसानों की जो है दशा के बारे में बातचीत की गई। तो उनका तो साफ कहना है कि ये अब आपके मन की बात भी टटोल लेते हैं। कुछ पहलवानों का धरना चल रहा है पिछले करीब 2-3 हफ्तों से, उसमें कई चीजें देखी, कई उतार चढ़ाव देखे गए। खापों का समर्थन मिला, किसानों का समर्थन मिला, आम जनता का समर्थन मिला। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं रोष प्रदर्शन व्यक्त किया गया सरकार के खिलाफ, सरकार के नेताओं के खिलाफ। उसके बाद कहीं ना कहीं एक चीज निकल के आती है, शायद अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो आपके संज्ञान में डाल देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, खापों ने कहा राकेश टिकैत खुद लीडर बनना चाहते हैं पहलवानों के आंदोलन की। पहलवानों ने जो है मदद मांगी थी हाथ जोड़ के खापों से कि खापे हमारे साथ आए और हमारी मदद करें। इसमें राकेश टिकैत का कहाँ कुछ लेना देना है ही नहीं। प्रधानी करेंगे तो खापे करेंगे, फैसला खापों ने लेना है। वो किस लिए आंदोलन में बीच में घुस के चौधर कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, आप मन की बात कर रहे थे। आज की न्यूज है चंडीगढ़ में, यानी कि जबरदस्ती एक जो 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री का आया था, जिसमें केवल और केवल एजेंडे चलाए गए मन की बात में। अभी एक फिल्म भी रिलीज हुई, द केरला स्टोरी, उससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी। ये सरकार फिल्मों से चलने वाली सरकार है। ये जातीय और धार्मिक भावनाएं भड़का करके लोगों को पूरे देश में, अब मणिपुर देखिए कैसे धू धू करके जल रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। बीजेपी और आरएसएस से पूरे मणिपुर को जलवा दिया बीजेपी। इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन जो सवाल किया है आप उसका जवाब दीजिए। कौन सी खाप का? एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दीजिए किसी पहलवान का, एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दीजिए किसी खाप का, एक स्टेटमेंट मुझे किसी संगठन का दिखा दीजिए जिसमें किसी ने यह आरोप लगाया हो कि भाई राकेश टिकैत जी जो है ना वो चौधर करना चाहते हैं। एक का नाम बता दो, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं। और दूसरी बात, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये है, साफ तौर पर देखा गया है, चलो हम मान लेते हैं पहलवानों ने कहा कि हमें खापों की मदद की जरूरत है, हमारी मदद करें। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, पहले हमसे जो गलती होगी हम उस पर गलती माफी मांगते हैं और दोबारा हमारा साथ दीजिए, नहीं तो हमें जान से मार दिया जाएगा यहाँ पे जंतर मंतर पे। उसके बाद खापों ने समर्थन दिया। शुरुआत में जब नरेश टिकैत जी आए, चौधरी नरेश टिकैत आए, वो अपनी बाल्यान खाप की तरफ से आए, सरफ खाप की तरफ से आए। उनका अगर इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते वहां तक जायज था, लेकिन लोगों ने ये कहा है कि राकेश टिकैत इस चीज में आगे प्रेस कौन, हमने वीडियो बनाई है, हमने सभी खापे एकजुट थी झज्जर के अंदर और वहां पर धनखड़ खाप की तरफ से वो चीज बनाई गई। वो लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के दलाल हैं और जो आरएसएस के एजेंडे पे काम करते हैं। आप भी तो खापों पे सवाल उठा रहे हैं, आप भी खापों पे सवाल नहीं, मैं तो आप खापों में सवाल कैसे उठा देंगे? खापे तो बात कहने वाले भी तो खापों के लोग हैं ना, वो धनखड़ खाप के प्रधान हैं। खापे जो है वो हमारा स्वाभिमान है, खापे हमारे गौरव का प्रतीक है। हमारी यूनियन जो काम करती है वो खापों की ताकत से काम करती है। किसान आंदोलन खापों के दम पे था, पहलवानों का आंदोलन खापों के दम पे है। खापे हमारी सिरमौर हैं, लेकिन एक भी खाप का संगठन का आप मुझे बयान दिखा दीजिए। ये जो लोग खापों का चोला ओढ़ करके जो सरकार के लिए काम करते हैं, ये उनके बयान हैं, ये उनके बयान है। कहां राकेश टिकैत जी? राकेश टिकैत जी देश के सबसे बड़े किसान नेता हैं, वो भारत के किसानों की एक बुलंद आवाज है। और पहलवानों ने समर्थन मांगा है
और राकेश टिकैत जी कंधे से कंधा मिला करके वो कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, हम हमारे बच्चों के साथ अंतिम समय तक खड़े रहेंगे जब तक आंदोलन जीत नहीं लेंगे। उनका खड़ा होना क्या आंदोलन की कमान लेना? टिकैत साहब का तो ऐसी सोच हमने तो सालों से हम देख रहे, कभी उनकी ऐसी सोच कभी रही नहीं कि हम जो है ना किसी चीज पे कब्जा कर लें। वो तो तन मन धन से योगदान देते हैं और लड़ाई को जितवाने में योगदान निभाते हैं। इसी चीज में एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं, इस चीज में टिकैत साहब पे हमला बोल करके अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। एक मिनट, इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा और आपका। भी सोशल मीडिया कोई बात नहीं, हरियाणा में वो पहलवानों से भी सबूत मांग रहे हैं। वो पहलवानों से भी जो कभी पहलवानों के साथ खड़े होते हैं, कभी पहलवानों से सबूत मांगते हैं। ये कुछ लोग हैं उठपुटांग, वो इस तरह की वाहियात और बकवास की बात करते हैं। जी कोई बात नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार किसान आंदोलन का जिक्र किया आपने, किसान आंदोलन में अनेकों बार नेताओं द्वारा भी और आम लोगों द्वारा भी ये आरोप लगाए गए कि अगर पंजाब की जत्थेबंदियां नहीं होती तो किसान आंदोलन इतना लंबा टिक नहीं पाता। सिर्फ राकेश टिकैत के भरोसे ये आंदोलन चलने वाला था ये नहीं। अगर उनको कमान दी जाती, अकेले के हाथ में कमान होती, तो कहीं ना कहीं आंदोलन 1 महीने भी नहीं टिक पाता। और अब कमान मांगी, अब राकेश टिकैत जी ने कहा, रवि जी अब पहलवानों का धरना भी इसी चीज से जोड़ा। उनके मेरी बात सुनिए, राकेश टिकैत जी ने कब कमान मांगी? उन्होंने एक ही बात कही, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, सब लोग मिलकर के फैसला करेंगे, जो फैसला करेंगे उसके ऊपर हम सारे काम करेंगे। उन्होंने कब कमान मांगी है? उन्होंने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साफ तौर पर देखा गया कि खुद टूट रहा था, जब आंदोलन टूट रहा था, सरकार आंदोलन को तोड़ना चाह रही थी, उस समय उन्होंने आंदोलन को पुनर्जीवित किया, आंदोलन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। वो सरे टिकैत साहब को हमेशा जाता रहेगा। और नरेश टिकैत जी आए, खाप के हिसाब से आए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आए, टिकैत साहब वहां पर आए, बार बार आए, और जब तक जाएंगे टिकैत साहब और हम सब लोग जब तक जाएंगे, बार बार जाते रहेंगे जब तक पहलवान इस नस्ल की लड़ाई को जीत नहीं लेते। चाहे कोई आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर आकर के कोई कितना भी कीचड़ उछाले, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि राकेश टिकैत ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इस चीज का प्रधान बनना चाहता हूं, मैं प्रधानी करना चाहता हूं, लेकिन नेता जनता बनाती है, नेता जनता बनाती है, नेता जनता बनाती है। प्रधान किसान संगठनों में वही चलता है जिसको जनता प्रधान मानती हो। आप तो कहेंगे रविया जी, आप तो बड़े खासम खास हैं, बड़े करीबी हैं राकेश टिकैत के, उनकी किसान यूनियन के हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश की कमान संभालते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं इसमें एक सवाल जोड़ देता हूँ आपके लिए। पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। आपने कहा, आपने रवि आजाद जी बात सुनिए, रवि आजाद जी आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। नेताओं की दलाली करने का यूनियन में कल्चर नहीं है। हमारी यूनियन 100% लोकतांत्रिक है और टिकैत साहब 100% लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हमें राजनीति की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन एक चीज आपने कहा कि राकेश टिकैत जी प्रधानी नहीं करना चाहते, उन्होंने अपने मुख से एक बार भी नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर देखा गया जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सबसे आगे अग्रणी भूमिका में राकेश टिकैत बैठे दिखाई दिए। खापों का तो कोई सदस्य नहीं दिखाई दिया, आपके जो भी थे सारे किसान नेता आगे बैठे दिखाई। भारत के किसानों की आवाज है, वो आंदोलनों की आवाज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको नहीं बैठाएंगे तो और किसको बैठाएंगे? नहीं, देश उनकी बात फैसला कोई बात नहीं, फैसला अगर खापों को करना है, फैसला खापों के साथ मिलकर लिया जाएगा, तो खापों को भी तो बोलने का हक है ना, उस चीज में खाप साथ दे। 7 तारीख को खापों की महापंचायत थी जंतर मंतर पे, और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, टिकैत साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, वो खापों ने नाम फाइनल करके दिए कि हमारी तरफ से कौन बैठेगा। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन भी खापों की ही यूनियन है, खाप की वजह से यूनियन चलती है। खापों के बगैर तो खापों की ताकत क्या है आपको पता है? खापों ने मुगलों से लेकर के, अंग्रेजों से लेकर के, और 75 साल तक, और आज 3 कृषि कानूनों की जो सरकार को घुटने टेकने पड़े। और बिल्कुल सही बात है आपकी कि पंजाब ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, पंजाब किसान आंदोलन की नींव था। और बिल्कुल सही बात है कि पंजाब नहीं होता तो यह आंदोलन इतना लंबा, इतना सफल और ऐतिहासिक नहीं हो पाता। आंदोलन टूट जाता, बिखर जाता, हिंसा हो जाती। पंजाब के नेताओं ने और पंजाब की हमारी माताओं, बहनों और किसानों ने पूरे देश को आंदोलन की एक दिशा और दशा दी है। और हरियाणा तो आज के दिन आंदोलन, आप देखिए, अभी बात हम कर रहे हैं पहलवानों के प्रदर्शन की, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है।
आपने बताया कि राकेश टिकैत को खापों की तरफ से कहा गया है, नाम दिया गया है कि आप हमारी तरफ से सारी बातें रखिए। चलो ठीक, आपकी बात जायज है, हम मान लेते हैं इस चीज को, लेकिन खापों का समर्थन मिला, किसानों का समर्थन मिला, आम जनता का समर्थन मिला, पहलवानों की भी बता दूं मैं आपको, एफआईआर भी दर्ज हो गई। मैं पहले सवाल सुन लीजिए रवि आजाद जी, पहलवानों के जो धरना प्रदर्शन चला, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुए, दबाव बनाया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इस बीच खापों का समर्थन मिला, पहलवानों को और आम जनता का समर्थन मिला, किसान नेता आते हैं, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के किसान नेता शामिल होते हैं, उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? देर से जो हमारी बातचीत चल रही थी, ये बात बिल्कुल तय थी। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का एक नियम है कि हम अपने किसान आंदोलनों की अगुवाई करेंगे और कोई भी वर्ग जिस पे सरकार अन्याय और शोषण कर रही है वो सरकार के खिलाफ लड़ेगा, हम उसका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। और जो हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन के खिलाफ जो भी लड़ेगा, हम उसका डंके की चोट पर साथ देंगे। खापों ने और किसान संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने बिल्कुल पहलवानों से, बजरंग पूनिया से भी पूछा था कि भाई आप बताइए किस तरह का साथ चाहिए। उन्होंने भी कहा हमें आपका समर्थन चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। और खापों ने और संगठनों ने भी 7 तारीख को तय किया कि हम इनका साथ देंगे, आंदोलन की अगुवाई पहलवान करेंगे, आंदोलन के नेता वही होंगे, आंदोलन की रणनीति वही बनाएंगे, और जहां हमारा सहयोग मांगेंगे हम इनका सहयोग करेंगे हर रोज। क्योंकि राजस्थान की खापें थी, उत्तर प्रदेश की खापें थी, दिल्ली की खापें थी, पंजाब की खापें थी, हरियाणा की खापें थी, और हर खाप से हर रोज 10 से 15 लोग यहां पर आएंगे। और सरकार इसी बीच अगर कोई तानाशाही करती है तो पूरा देश और सभी खापें कंधे से कंधा मिला करके, जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली को अंदर से भी जाम करने की ताकत रखते हैं और बाहर से किसान आंदोलन की तरह घेरने की। ठीक है रवि आजाद जी, समर्थन मिला, लेकिन इतना जबरदस्त जो है समर्थन मिला, उसके बाद कार्रवाई कहां आप हुई? एक बात देखिए, कुछ लोग, मैं सुन रहा हूं, कुछ लोग बोल रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह कह रहा है कि मैं सबूत दे दूंगा और पहलवान सबूत दे करके दिखाओ। अरे भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश करे वो बगैर सबूत कर दिए क्या? ये बात जवाब देना चाहिए क्या, बगैर सबूत कर दिए? इसके साथ में सबूत हैं, बयान हो रहे हैं। एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, भाजपा वालों के लिए अलग कानून, बाकी देश के लिए अलग कानून। पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है, 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए, जबकि पुलिस सुरक्षा में मीडिया के बीच में, गोदी मीडिया पे बृजभूषण शरण सिंह बकवास कर रहा है, अलग अलग तरह की उटपटांग बातें बोल रहा है। आप ये देखिए, 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया और हमारी देश की शान है ये पहलवान बहने, इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। आपको याद होगा जब कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर के आई विनेश फोगाट, तो प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट पे रेड कारपेट बिछवा दिया था और सीधा अपने आवास पे आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि विनेश तो मेरी बेटी है। आज प्रधानमंत्री जी को या तो अपना ये बयान वापस लेना चाहिए कि विनेश मेरी बेटी है, और अगर वो बेटी सच में मानते हैं तो फिर उनको सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती के अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए, उनको जेल में डलवाना चाहिए। तब लगेगा, अगर मान लो ये अमित शाह की बेटी होती, साक्षी, विनेश और ये संगीता, तो क्या वो यही व्यवहार अपनाते? लेकिन जो गुंडागर्दी और तानाशाही चल रही है, यानी कि सोना सड़क के ऊपर पड़ा है, अगर ये इन पहलवानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो देश में जो 50 करोड़ से ज्यादा जो आम महिलाएं हैं उनका शोषण कैसे रुकेगा, उन पर कार्रवाई कैसे होगी? उनके साथ जब गलत होगा तो कार्रवाई कौन करेगा? क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? और अब तो देश ये कहने लगा है कि भाई बेटी बचाओ ये नारा बीजेपी का है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये बात बताना भूल गए कि बेटी बचाओ भाजपा के नेताओं से, हमारे नेताओं से बेटी बचाओ। हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह का मामला, संदीप सिंह ने कह दिया मैं पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराऊंगा, आपके सामने का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराऊंगा। क्यों? पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगा पकड़ा जाएगा। उधर वो कुलदीप सेंगर का मामला देख लीजिए, अभी एक यूपी में एक वीडियो वायरल हो रहा है भाजपा विधायक का एक लड़की को छेड़ने में, और ट्रैक रिकॉर्ड की बात होती है।
आप सांसद बृजभूषण शरण सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 38 मुकदमे दर्ज हैं। 38 मुकदमों में मोटरसाइकिल चोरी से लेकर के और लड़की छेड़ने तक के और 302 और 307 तक के पर्चे दर्ज हैं। और एक ट्रैक रिकॉर्ड आप इन पहलवानों का देखो, इन्होंने तो दुनिया में देश का नाम रोशन किया और उसके ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हैं। इनकी भाषा देखिए, सांसद बृजभूषण शरण सिंह की भाषा देखिए, उसके बाद ये बताइए कि कौन दोषी है। और विनेश फोगाट ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि भाई नार्को टेस्ट करवा लो, हर चीज के सबूत नहीं हुआ करते हैं। कानून है महिलाओं के लिए, उस कानून के तहत इतनी कड़ी कार्रवाई बनती है कि भाई विनेश फोगाट ने तो स्पष्ट कहा कि भाई नार्को टेस्ट करवा लो, जिसकी गलती निकले उसको फांसी की सजा दे दियो। और विनेश फोगाट ने जो खुलासे किए, साक्षी मलिक ने कहा जबरदस्ती चुनावों में प्रचार करवाया जाता था। और ये प्रिंस भाई कोई कुश्ती संघ नहीं है, ये पारिवारिक कुश्ती संघ है। इसमें इसका बेटा एग्जीक्यूटिव कमेटी में, दूसरा बेटा, बेटे का साला, इनका दामाद, यानी कि कुश्ती किसी के बाप की बपोती नहीं है, कुश्ती भारत की शान है, वो पहलवानों की है। उसके ऊपर एक बृजभूषण शरण सिंह का कब्जा नहीं चलेगा, समय चाहे कितना भी लगे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को जेल में जाना पड़ेगा। पिछले दिनों बृजभूषण शरण सिंह कह भी रहा था कि मैंने इशारा कर दिया तो लाखों लोग जंतर मंतर पे पहुंच जाएंगे। उसको कहते हैं वो गोंडा का गुंडा है। हम तो आपके कैमरे के सामने बृजभूषण शरण सिंह को यह चेतावनी दे रहे हैं कि वो अपने गोंडा में ही तय कर ले, तारीख जगह तय कर ले, समय बता देंगे वो कितना बड़ा गुंडा। अगर उसने अपनी मां का दूध पिया तो बताए सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी। आखिर में चलते चलते आखिरी सवाल रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा खापों का, किसानों का, पहलवानों का, अगर कार्रवाई नहीं होती है जल्दी? देखिए, कदम आपको बता दिए, 15 मई से अगर मुआवजा मिलना शुरू नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन का फैसला लेगी। दूसरी बात, सरसों खरीद के लिए सरकार को चेतावनी दी है कि 15 दिन खरीद कम से कम की जाए। तीसरी जो बात है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, पहलवानों को लेकर के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और 11 से 18 मई तक पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान, नौजवान, माताएं, बहनें और खापें बृजभूषण शरण सिंह का और सरकार का पुतला जलाएंगे तहसील, जिला और जो है राज्यों की राजधानियों में, और ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम। 21 तारीख को 21 मई तक 20 मई तक खापों ने अल्टीमेटम दिया सरकार को कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाओ और गिरफ्तार करो, नहीं तो 21 मई को फिर पूरे देश की खापें बैठ करके और आगे कोई बड़ा कदम और बड़ी कॉल देने पर मजबूर होंगे। पहलवानों के नेतृत्व में आंदोलन चलेगा और 21 मई को बड़ा फैसला सरकार लेगी, क्योंकि हमें इन खिलाड़ियों के खेल की, इनके प्रैक्टिस की भी चिंता है। सरकार इनके खेल को भी बर्बाद करना चाह रही है और इसको जातीय रंग देना चाहती है। लेकिन ये हर देशभक्त का ये आंदोलन उनका नहीं है, जैसे हम किसान आंदोलन में कहते थे केवल ये जमीन वालों का आंदोलन नहीं है, उसी तरह से कोई खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। जिसका जमीर जिंदा है वो पहलवानों के आंदोलन के साथ है, पूरा देश आंदोलन के साथ है। जीतेंगे जरूर, सरकार को हारना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खास बातचीत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। ये हमारे साथ रवि आजाद भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे। अक्सर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक और जो है चर्चित राय रखते हैं और अक्सर अपनी बेबाकी के लिए ही जाने जाते हैं। प्रसिद्ध हैं पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में, पूरे देश में। और इन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी है बृजभूषण को, अगर वो इतने ही कद्दावर नेता हैं तो अपने गोंडा क्षेत्र में ही कर लीजिए, आप देख लेंगे कितना दम है। और इसके बाद साफ कह दिया है कि पहलवानों के मामले को लेकर कहीं भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी और कहीं ना कहीं कड़ा कदम जो है उठाने पर खापे मजबूर होंगे अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है। और हरियाणा की बात करें तो मुआवजे को लेकर और सरसों की खरीद को लेकर, फसलों की खरीद को लेकर भी इन्होंने सरकार को साफ चेता दिया है। अगर इस चीज पर जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।